Hello and welcome to SPM IS Academy. This is day 2 of current affairs session for upcoming APSC prelims. Today we will be covering topic number 21 to 40. Topic number 21 is about Wildlife Research Institute. It is a 3-star topic. तो देखिए, वाइल्ड लाइफ रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप कर रही है आसाम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एट दिंजान रीजन ऑफ डिब्रूगढ़। इसकी खासियत ये होगी कि यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के ऊपर रिसर्च भी होगा और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ को हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाएगी। मतलब कोई इंजर्ड एनिमल है तो उसको बेसिक हेल्थ केयर ट्रीटमेंट भी यहाँ पे दिया जाएगा। And it will be the only institute in the country to deal with both wildlife health and research. अगर सिर्फ वाइल्ड लाइफ हेल्थ की बात की जाए तो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हमारे ही स्टेट आसाम के अंदर काजीरंगा में एक वाइल्ड लाइफ हेल्थ सेंटर चला रहा है, जहाँ पे जो ऑर्फेंड एनिमल्स होते हैं या इंजर्ड एनिमल्स होते हैं उनको ट्रीट किया जाता है और वापस से उनको जंगलों में छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये जो काजीरंगा में सेंटर है और जो दिंजान में खोला जा रहा है उसमें दोनों में मेन अंतर ये है कि काजीरंगा वाले सेंटर में रिसर्च कंपोनेंट नहीं है। तो एक बार ज़रा पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है वो देख लेते हैं जल्दी से। काजीरंगा में जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने सेंटर खोल रखा है वो एक तरह का एनिमल हॉस्पिटल है, हेल्थ फैसिलिटी मिलती है बस वहाँ पे। लेकिन जो दिंजान में खोला जा रहा है वो एनिमल हॉस्पिटल भी होगा और रिसर्च का काम भी किया जाएगा यहाँ पे ऑन वाइल्ड लाइफ। और ये इंडिया का पहला ऐसा सेंटर होगा जहाँ पे एनिमल हॉस्पिटल और रिसर्च एक्टिविटी दोनों होगी। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स यहाँ पे अपने इस यूट्यूब वीडियो को पॉज करें और कमेंट सेक्शन में जा कर के कॉमेंट करें, लिख करके कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 21 आंसर जो भी है यहाँ पे ऑप्शन बी है। अब आप बोलेंगे कि सर इतना ऑब्वियस आंसर है इसको क्यों टाइप करना, ये तो पता ही हो गया हमें। लेकिन आप जब एक बार दिंजान रीजन टाइप करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में चीज़ें सेटल हो जाएंगी और फिर इसको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको आराम से यहीं याद हो जाएगा। दैट इज़ वाई आई सजेस्ट पॉज द वीडियो, आंसर एंड देन मूव फॉरवर्ड। चलिए अगला टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट की में 3 कंपोनेंट हैं। जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या रिजर्व फॉरेस्ट, वहाँ के वाइल्ड लाइफ को तो प्रोटेक्ट करना ही करना है। उसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ के बाहर के हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। जैसे बहुत सारे ऐसे जंगली जानवर प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी घूमते हैं, फॉरेस्ट प्रोटेक्टेड एरिया से बाहर भी हैं, नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बाहर भी हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम का। इसके अंतर्गत कैसा है कि कुछ क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ डिसाइड किए जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्पीसीज़ IUCN में क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। हमारे देश में अगर इनके ऊपर खतरा है अगर तो उनको क्रिटिकली इंडेंजर्ड हमने कह दिया अकॉर्डिंग टू दिस प्रोग्राम, और फिर उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कुछ स्पेशल प्रोविजंस लेकर के आते हैं। तो इनिशियली इसमें 17 स्पीसीज़ ऐड किए गए थे, बाद में 4 और ऐड किए गए 2018 में। हाल फिलहाल में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एक स्पीसीज़ 2021 में और ऐड किया गया, वो है काराकाल। और काराकाल के बारे में ज़रा समझ लेते हैं। टोटल अब कितने स्पीसीज़ हो गए? 22 अंडर दिस रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज़। काराकाल एक वाइल्ड कैट है, फाउंड इन राजस्थान एंड गुजरात, लीस्ट कंसर्न्ड है इन IUCN रेड डाटा बुक। तो वहाँ पे ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड नहीं है, लेकिन हमने इसको इस प्रोग्राम के अंतर्गत डाल दिया है। एक बात ध्यान रखेंगे, चूँकि टाइगर के लिए ऑलरेडी एक प्रोग्राम चल रहा है प्रोजेक्ट टाइगर, तो इस कारण से टाइगर को इस स्कीम में नहीं डाला गया। प्रोजेक्ट टाइगर हैज़ बीन केप्ट आउट ऑफ दिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट प्रोग्राम। तो इस टॉपिक के बेसिस पे हमें कौन कौन सी बातें पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखनी चाहिए उसको एक एक करके देख लेते हैं। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंदर का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है रिकवरी प्रोग्राम फॉर क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैबिटेट एंड स्पीसीज़। इसके अंदर प्रोजेक्ट टाइगर इंक्लूडेड नहीं है। टोटल कितने एनिमल्स हो गए हैं? 22। हाल फिलहाल में किसको ऐड किया गया है? काराकाल को, वाइल्ड कैट फाउंड इन गुजरात राजस्थान। क्या है इसका IUCN स्टेटस? लीस्ट कंसर्न। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए तो वो भी एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 1973 में इसको
लॉन्च किया गया था टू प्रोटेक्ट द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स। इसको रन करने वाली एजेंसी है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसको 2006 में बनाया गया था अकॉर्डिंग टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट। तो 2006 में इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को अमेंड करके NTCA बना दिया गया, जो प्रोजेक्ट टाइगर भी रन करता है और साथ ही साथ हर 4 साल पे टाइगर का सेंसस भी कराता है, उनकी गिनती भी कराता है NTCA। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। अगेन मैं कहूँगा पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, आंसर करें, फिर आगे बढ़ें, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। चलिए अगला टॉपिक, नेशनल पेंशन स्कीम। इट्स अ 2 स्टार टॉपिक। तो नेशनल पेंशन स्कीम में कैसा है कि भारत सरकार ये स्कीम अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए लेकर के आई थी 1 जनवरी 2004 से। तो जो भी एम्प्लॉय सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्वाइन करता है आफ्टर 1 जनवरी 2004, उसके लिए ये पेंशन स्कीम एप्लीकेबल होगा। उसके पहले का जो पेंशन स्कीम था, ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके प्रोविज़न समझ लीजिए ब्रीफली, वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो भी इंसान रिटायर हो रहा होता है, उसकी जो भी लास्ट विड्रॉन सैलरी है उसका 50% अमाउंट उनको पेंशन की तरह मिलता है मंथली, और हर साल 3% का इसमें हाइक भी दिया जाता है। तो अगर 1 लाख की सैलरी थी रिटायरमेंट के टाइम में, तो आपको 50,000 का पेंशन मिलेगा हर महीने, और 3% का हर साल उसमें हाइक भी दिया जाएगा। मुद्दे की बात यह है कि सरकार अपने तरफ से पेंशन देती थी पूरी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम में। फिर जो नया पेंशन स्कीम लाया गया, इट इज़ फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्सेप्ट डिफेंस पर्सनल्स। 1 जनवरी 2004 के बाद से ज्वाइन करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एप्लीकेबल है। इसमें कैसा है कि आपको अपनी सैलरी से 10% पैसे कटवाने हैं, और उतना ही पैसा, मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, तो 10,000 रुपये 10% आपको कंट्रीब्यूट करना अपने पेंशन फंड में, और उतना ही पैसा भारत सरकार भी जमा करेगी आपके पेंशन फंड में। तो 10,000 आपने किया, 10,000 भारत सरकार ने किया, और टोटल पैसा जो भी इकट्ठा होगा आपके रिटायरमेंट के टाइम में, उस पैसे का एक पर्टिकुलर अमाउंट, कम से कम 40% अमाउंट को एन्यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए आपके रिटायरमेंट के टाइम में उसमें 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे आपके पेंशन फंड में, तो कम से कम 40 लाख रुपए को एन्यूटी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट करके आपको पेंशन के रूप में दिया जाएगा। आप चाहें तो 40 का 50 भी करा सकते हैं, 60 भी करा सकते हैं। तो जितना आप एन्यूटी में कन्वर्ट कराएंगे वो आपको मंथली फॉर्मेट में मिलेगा, और बाकी का पैसा आपको लमसम अमाउंट में मिल जाएगा। जब भारत सरकार ये नेशनल पेंशन स्कीम लेकर के आई अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, तो बाद में बाकी सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए नेशनल पेंशन स्कीम एप्लीकेबल कर दिया, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल। ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, ये प्राइवेट सेक्टर के फॉर्मल एम्प्लॉयज़ के लिए भी एप्लीकेबल है, कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो आप 10% कंट्रीब्यूट करेंगे, और आपका जो एम्प्लॉयर है वो भी 10% कंट्रीब्यूट कर सकता है आपके पेंशन फंड में, और इस तरीके से आपको लमसम पेंशन फंड मिल सकता है। तो डिपेंड्स कि प्राइवेट कंपनी में ये फैसिलिटी है कि नहीं। तो मुद्दा ये है कि ये नेशनल पेंशन स्कीम सारे फॉर्मल सेक्टर्स के लिए है, जो भी फॉर्मल सेक्टर में काम करता है। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए लेकर के आई, बाद में स्टेट गवर्नमेंट्स, और बाद में फॉर्मल सेक्टर के लिए भी अलाउ कर दिया गया। तो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले जैसे रिक्शा पुलर्स वगैरह, उनके लिए जो पेंशन योजना है उसको कहते हैं अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना में कैसा है कि आपकी उम्र 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है अपने पेंशन फंड में, और उतना ही अमाउंट भारत सरकार भी कंट्रीब्यूट करेगी आपके पेंशन फंड में, विथ मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹1000। और आपके 60 ईयर्स के एज के बाद आपको पेंशन मिलेगा 1,000 से लेकर के 5,000 रुपये तक, डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे हर महीने। तो पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, नेशनल पेंशन स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है, एक्सेप्ट डिफेंस, 2004 में लाया गया। 10% कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द सैलरी इनटू द पेंशन फंड, इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट। रिटायरमेंट के बाद जो डिपॉजिट का पैसा उसको एन्यूटी में कन्वर्ट करके पेंशन दिया जाता है। इट इज़ एप्लीकेबल फॉर नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑल्सो, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल, and it is also available to other private sector employees. They can also opt for national pension scheme. लेकिन अटल पेंशन योजना इनफॉर्मल सेक्टर के लिए 18 से 40 साल के लोग ले सकते हैं। 1 से 5,000 तक का पेंशन मिलेगा एट द एज ऑफ 60। भारत सरकार 1,000 तक का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करेगी, या फिर 50% ऑफ योर कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस। तो यह है अटल पेंशन योजना। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अगेन मैं कहूँगा पॉज करें, आंसर करें, और फिर आगे बढ़ें। टॉपिक नंबर 24, सैगिटारस ए स्टार, 2 स्टार टॉपिक है। देखिए, आपको बस एक छोटी सी बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी
अगर गैलेक्सी होता है, गैलेक्सी तो आपको पता है कई सारे सोलर सिस्टम होंगे, प्लैनेटरी सिस्टम होंगे, सब मिला करके गैलेक्सी बनता है। जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी, ये तो आप जानते ही होंगे। आपको बस इसमें यहाँ पे इतना समझना है कि किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पे एक बहुत बड़ा मैसिव सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है किसी भी गैलेक्सी के सेंटर पे, जो हमारे सन से भी काफ़ी बड़ा होगा। और हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर पे, उसको कहते हैं गैलेक्टिक सेंटर। तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके गैलेक्टिक सेंटर पे जो सुपर मैसिव ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार, जो हमारे अर्थ से लगभग 26,000 लाइट ईयर्स दूर है। ये 26,000 लाइट ईयर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बातें ध्यान में रखनी है फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लैक होल्स के सेंटर, ब्लैक होल्स होते हैं एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज। इनफैक्ट सुपर मैसिव ब्लैक होल्स होते हैं, बहुत बड़े ब्लैक होल्स होते हैं एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सीज। और जो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है उसके सेंटर पे जो ब्लैक होल है उसका नाम है सैजिटेरियस ए स्टार। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, pause the video, answer in the comment section, then move forward. टॉपिक नंबर 25, अंटार्कटिक ट्रीटी, 2 स्टार टॉपिक है। देखिए, अंटार्कटिक रीजन डिफाइन किया गया है हमारे सदर्न हेमिस्फीयर के 60 डिग्री लैटिट्यूड से बियॉन्ड वाले एरिया को अंटार्कटिक कहा गया है। और अंटार्कटिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ट्रीटी साइन की गई थी 1961 में। उस ट्रीटी के हिसाब से वहाँ पे कोई मिलिट्री एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं होना चाहिए, और अंटार्कटिक रीजन का जो भी रिसोर्स है उसको कोऑपरेटिव तरीके से साइंटिफिक रिसर्च पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये बेसिक आइडिया अंटार्कटिक ट्रीटी का। 1961 में अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की गई। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, इंडिया ने इसको ज्वाइन किया 1983 में। ठीक है, जब इंडिया ने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता तब हमने अंटार्कटिक ट्रीटी साइन कर ली। इस तरह के कुछ फंडे लगा लगा के चीज़ें याद करनी होंगे पीटी में, ठीक है जी। तो अंटार्कटिक ट्रीटी का हम फाउंडिंग मेंबर हम लोग नहीं थे। अब मुद्दे की बात यह है, एक और चीज़ समझ लो, अंटार्कटिक ट्रीटी का हेडक्वार्टर है ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। ये जो अंटार्कटिक ट्रीटी 1961 में स्टार्ट हुआ, ये लैप्स कर जाएगा 2048 में। तो उसके बाद से नई ट्रीटी साइन करनी होगी, और नई ट्रीटी के लिए क्या होगी नई ट्रीटी, उसके लिए नेगोशिएशन शुरू की जाएगी 7 साल पहले 2041 से। तो 2048 तक, 2048 तक ये ट्रीटी है, लेकिन 2041 से ही नई ट्रीटी के लिए नेगोशिएशन शुरू हो जाएगा। और नई ट्रीटी भी पुराने ट्रीटी की तरह इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इसके लिए एक फाउंडेशन बनाया है, एनजीओ बनाया है रॉबर्ट स्वैन ने। ये है रॉबर्ट स्वैन, इन्होंने एक फाउंडेशन बनाया, उसका नाम है 2041 फाउंडेशन। ये फाउंडेशन दुनिया भर में लोगों को इनकरेज कर रही है कि भाई जो अगली ट्रीटी होने वाली है उसमें अंटार्कटिक का ध्यान रखा जाए, एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाया जाए। और इसी दरमियान लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए रॉबर्ट स्वैन ने एक 80 लोगों की इनफैक्ट टीम बनाई है जो अंटार्कटिक तक एक्सपीडिशन करेंगे। ये न्यूज़ इसलिए आया था क्योंकि ये जो 80 लोगों की जो पार्टिसिपेंट्स हैं जो अंटार्कटिक तक एक्सपीडिशन करेंगे, उसमें 2 लोग आसाम से चुने गए हैं, प्रदीप दास एंड सुकन्या सैकिया। रॉबर्ट स्वैन की खासियत ये है कि ही इज़ द फर्स्ट पर्सन इन द हिस्ट्री टू वॉक टू द बोथ नॉर्थ एंड साउथ ज्योग्राफिक पोल्स। अब बहुत सारी बातें हमने देख ली, इसको पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है उसको एक एक करके देखते हैं। अंटार्कटिक ट्रीटी के अंदर अंटार्कटिक रीजन को डिफाइन किया गया 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड से सदर्न एरिया को। 1961 में ये फोर्स में आया, इंडिया ने 1983 में ज्वाइन किया। इसके हिसाब से देयर शुड बी नो मिलिट्री एक्शन, नो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ओनली कोऑपरेटिव रिसर्च। इट विल एक्सपायर इन 2048। इसके लिए नेगोशिएशन स्टार्ट होगी 2041 में, और हेडक्वार्टर इसका ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में। ये जो 2041 फाउंडेशन है इसका काम है अवेयरनेस जनरेट कराए, ताकि ये जो अगली नेगोशिएशन होने वाली है उसमें भी अंटार्कटिका का ध्यान रखा जाए, इसके इकोसिस्टम का। प्रदीप दास और सुकन्या सैकिया 80 मेंबर्स के टीम का हिस्सा हैं जो हमारे आसाम से गए हैं इस इंटरनेशनल आर्कटिक एक्सपीडिशन के। और इसके जो 2041 के फाउंडर हैं रॉबर्ट स्वैन, ही इज़ द फर्स्ट मैन टू वॉक बोथ पोल्स। ये इतनी बातें ध्यान रखें, पीटी में काम हो जाएगा। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 26, वेनेडियम इन अरुणाचल प्रदेश, 2 स्टार टॉपिक। तो
ये सिंपल सा न्यूज़ है कि हमें वैनेडियम अब मिला है अरुणाचल प्रदेश में, अदरवाइज हमारे देश के अंदर वैनेडियम मिलता ही नहीं है। ये जो वैनेडियम मिला, इट हैज़ बीन फाउंड इन डेपो एंड तमांग एरियाज ऑफ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। वैनेडियम का इस्तेमाल किया जा सकता है पाइप्स बनाने में, पिस्टन बनाने में, क्योंकि वैनेडियम एक ऐसा मेटल है जो काफ़ी हार्ड है और उसको पीट करके एक ब्रॉड सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, या डक्टाइल है यानी कि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वैनेडियम की बात की जाए तो चाइना इसमें लीडर है, पूरे दुनिया का 57% वैनेडियम अकेले चाइना में मिलता है। इंडिया के अंदर इसके पहले वैनेडियम कुछ खास मात्रा में मिला नहीं था। पहली बार लार्जर अमाउंट में हमें वैनेडियम कहाँ मिला है? अरुणाचल प्रदेश में। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? वैनेडियम फर्स्ट डिपॉजिट इन अरुणाचल, कहाँ पे? डेपो एंड तमांग एरिया ऑफ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट। चाइना मेजर प्रोड्यूसर है, कहाँ पे वैनेडियम का इस्तेमाल होता है? पाइप इंडस्ट्री में। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन पहले आंसर लिखें फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 27, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम आरबीआई लेकर के आ रही है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में फोकस किया जाएगा। जो 3 टियर टू 6 टियर की सिटीज़ हैं वहाँ पे पेमेंट सिस्टम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। जैसे अब कार्ड पेमेंट सिस्टम होता है ना, पीओएस मशीन, वो पेमेंट सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इसको प्रमोट करने के लिए खासकर टियर 3 से टियर 6 सिटीज़ में इसके लिए आरबीआई ये स्कीम लेकर के आई है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम। इसके हिसाब से एक फ़ंड बनाया जाएगा और उस फंड का इस्तेमाल किया जाएगा सब्सिडाइज करने में अलग अलग बिजनेसेस को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ये डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर सकें। ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है, इसमें लगभग 345 करोड़ रुपए डाले गए हैं। इसमें से 250 करोड़ रुपए आरबीआई डालेगा और 95 करोड़ रुपीस बाकी सारे जो कार्ड नेटवर्क्स हैं जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये लोग डालेंगे। आरबीआई की क्या क्लासिफिकेशन होती है टियर 1 टियर 2 से लेकर के टियर 6 सिटीज़ की, वो क्लासिफिकेशन भी यहाँ हमने दे रखा है। नॉट सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम है, इसको रन करने के लिए एक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है अंडर चेयरमैनशिप ऑफ आरबीआई डिप्टी गवर्नर बीपी कुनागो। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फॉर पीटी। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, इट विल सब्सिडाइज पेमेंट एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर इन टियर 3 टू टियर 6 सिटीज़। मेन फोकस होगा नॉर्थ ईस्ट रीजन पे। इट विल बी मैनेज्ड बाय काउंसिल हेडेड बाय बीपी कुनागो, आरबीआई डिप्टी गवर्नर। फंड कहाँ से आएगा? आरबीआई से आएगा। मेजर फंड आरबीआई से आएगा 250 करोड़ और बाकी कार्ड कंपनी से माइनर फंड आएगा लगभग 95 करोड़। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पहले आंसर दें, वीडियो को पॉज करके फिर आगे चलें। टॉपिक नंबर 28, सी विजिल 21। इट्स अ 1 स्टार टॉपिक, बट फिर भी क्या पता पूछ लिया जाए। तो सी विजिल 21 इंडियन नेवी कंडक्ट कराती है अपने लीडरशिप में हर 2 साल में। इट्स अ बाई एनियल एक्सरसाइज, हर 2 साल में होता है। सी विजिल 21 का पर्पस है कि जो हमारे कोस्ट हैं वहाँ पे प्रॉपर डिफेंस मेंटेन किया जाए। तो इसमें कैसा है कि इंडियन नेवी लीड करती है इस प्रोग्राम को, लेकिन बाकी सारे लोग जैसे कोस्टल पुलिस अलग अलग स्टेट्स की, उसके अलावा कोस्ट गार्ड्स या फिशरमैन कम्युनिटीज, इन सबको इंक्लूड किया जाता है सी विजिल 21 में। और सी विजिल 21 को इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि 26/11 का जो हमारे यहाँ पे अटैक हुआ था 2008 में, 26/11 अटैक, वो यहीं से हुआ था, सी एरिया से ही हुआ था। और अगर उस टाइम में हमारी अगर फिशरमैन कम्युनिटी या कोस्ट गार्ड या कोस्टल पुलिस बिल्कुल तैनात रहती तो ये नहीं होता। इसके बाद से सी विजिल 21 बाई एनियल एक्सरसाइज शुरू कर दिया गया। इससे मिलता जुलता है ट्रॉपिक्स, थिएटर लेवल रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज। ये भी बाई एनियल एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें सिर्फ इंडियन नेवी इसको कंडक्ट कराती है। और इसमें इंडियन नेवी पूरे कोस्ट को प्रोटेक्ट करने के बजाय इंडियन नेवी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि अगर हमारे ऊपर कोई अटैक हो जाए तो हम अपने आप को कैसे बचा सकें फ्रॉम फॉरेन अटैक। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, सी विजिल 21 बाई एनियल है। पूरा हमारा जो कोस्ट है 7516 किलोमीटर, वहाँ पे हर जगह कराया जाता है और इसमें इंडियन नेवी लीड करती है, लेकिन कोस्ट गार्ड भी होते हैं, कोस्टल पुलिस होती है, फिशिंग कम्युनिटी होती है। इसको 26/11/2008 अटैक के बाद से शुरू किया गया। ट्रॉपिक्स ये भी बाई एनियल है, इंडियन नेवी इसको सिर्फ कराती है। इसका मेन पर्पस होता है अपने आप को फॉरेन अटैक्स के अगेंस्ट बचाने के लिए प्रिपेयर करना। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, सबमिट द आंसर एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 29, साहेल रीजन एंड लेक चाड रीजन। अब ये न्यूज़ अपने आप में था कि इस एरिया में ISIS, साहेल रीजन में ISIS प्रोएक्टिव हो रहा है। वो न्यूज़ तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसको इसलिए रखा है ताकि आपको बेसिक मैपिंग करा सकूं
अफ्रीका की। तो अफ्रीका का जो नॉर्दर्न पार्ट है यहाँ पे तो पूरा डिजर्ट है, आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। जहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है वहाँ पे आपको पता होता है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, डिसेंडिंग विंड्स होती हैं, सब याद आ रहा है ना ज्योग्राफी का। तो यहाँ पे तो डेजर्ट है ही है। तो अफ्रीका का ये वाला एरिया कहा जाता है सहारा डेजर्ट। आप देखिए पूरा का पूरा इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया, ये सब सहारा डेजर्ट, पूरा पूरा यहाँ पे सहारा डेजर्ट है। लेकिन इस सहारा डेजर्ट के फिर पेरीफेरी में थोड़ा नीचे वाला साइड में ये वाला एरिया जो है इसको कहते हैं साहेल रीजन, क्योंकि साहेल में वो कैसा होता है कि ये पूरी तरह से डेजर्ट नहीं होता, इट इज़ सेमी एरिड। तो यहाँ पे थोड़े बहुत फॉरेस्ट या ग्रासेस मिलते हैं। तो साहेल इज़ अ फिजिकल एंड कल्चरल ट्रांजिशन रीजन, साहेल रीजन। उसके अलावा लेक चैड वाला एरिया में ISIS काफ़ी प्रोएक्टिव हो रहा था। अगेन वो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, लेक चैड। तो लेक चैड कहाँ है, 4 देशों के बिल्कुल जॉइंट पे है। 4 देश कौन कौन से हैं याद रखना, NNCC, तो नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून, चैड, ये 4 देशों के बिल्कुल जॉइंट पे, यहाँ पे कहीं पे देखो, यहाँ पे है लेक चैड, चैड, कैमरून, नाइजीरिया, नाइजर, यहाँ इनके चारों के जंक्शन पे यहाँ पे लेक चैड। तो ये लेक चैड न्यूज़ में था, क्या पता पूछ ले, ध्यान रखना लेक चैड। इस टॉपिक के बेसिस पे सीधा सीधा ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है, अटेम्प्ट कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 30, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। तो देखिए हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने कहा कि हमारे देश की जो 146 कम से कम 146 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क की लिस्ट बनाई और बोला कि इनका कैसा परफॉर्मेंस है, कैसा मैनेजमेंट है, उसके बेसिस पे इनकी रैंकिंग दी जाएगी। ये रैंकिंग देना शुरू किया गया 2021 से, लेकिन इसमें इनका परफॉर्मेंस देखा गया 2018-19 का। तो ध्यान रखेंगे कि ये रैंकिंग इस साल से देना शुरू किया गया है, लेकिन इनका मैनेजमेंट कैसा था 2018-19 में, उसके बेसिस पे 2021 में रैंकिंग दी गई, क्योंकि 19 के बाद 20 में तो देखो कोरोना आ गया। तो इसके हिसाब से ये जो मैनेजमेंट ऑफ इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन में हमारे देश की 146 नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की रैंकिंग दी जा रही है, उसके हिसाब से जो बेस्ट परफॉर्मिंग नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं वो हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क एंड तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये दोनों ही हिमाचल प्रदेश में, इनफैक्ट दोनों कनेक्टेड भी हैं, दोनों का स्कोर भी एकदम बराबर है, 84.17%, 84.17%। दे हैव बीन कैटेगराइज्ड एज वेरी गुड। अगर ओवरऑल वर्स्ट कैटेगरी की बात की जाए, जो सबसे खराब परफॉर्मिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या नेशनल पार्क है, देखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क की कैटेगरी में एक साथ पब्लिश किया गया है, चाहे वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, उनकी लिस्ट एक साथ बनाई गई है। तो वर्स्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क में नाम आया है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का ऑफ उत्तर प्रदेश, विच इज़ इन वाराणसी। अगर नॉर्थ ईस्ट के अंदर बात की जाए तो बेस्ट परफॉर्मिंग है नौखलेम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ मेघालय, स्कोर है 79। फिर दूसरे नंबर पे कंचनजंगा नेशनल पार्क ऑफ सिक्किम। अगर लोवेस्ट स्कोर की बात की जाए नॉर्थ ईस्ट में तो 2 हमारे स्टेट से ही मिल जाएंगे लोवेस्ट स्कोरिंग नॉर्थ ईस्ट वाले, मराठ लोंगरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड पानी दिहिंग बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इनका कैटेगराइजेशन में पूरा रखा गया। अगर आसाम के अंदर बेस्ट परफॉर्मिंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो वो है पौबी तोरा विथ स्कोर ऑफ 74.16 और कैटेगरी है गुड। देख सकते हैं कि सबको अलग अलग कैटेगरी दी गई है, वेरी गुड, गुड, पुअर। तो पौबी तोरा को कैटेगरी दी गई है गुड। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बातें ध्यान में रखनी है, मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवैल्यूएशन ये शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने। 2021 से शुरू किया गया है, लेकिन 2018-19 का परफॉर्मेंस ध्यान में रखा जाएगा। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को रैंकिंग दी जाएगी, कोस्टल मरीन पार्क्स को रैंकिंग दी जाएगी, जूज को रैंकिंग दी जाएगी। तो सबसे बढ़िया नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। दोनों ज्वाइंट रूप से टॉप पे आए हैं, दोनों ही बेस्ट परफॉर्मर है और दोनों ही हिमाचल प्रदेश के अंदर हैं। वर्स्ट है टर्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आसाम के अंदर बेस्ट है पौबी तोरा, वर्स्ट है पानी दिहिंग बर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टॉपिक पे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, आंसर करें और फिर आगे बढ़ें। टॉपिक नंबर 31, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 2 स्टार टॉपिक है। देखिए एपीएससी की इसके पहले तक आदत रही है कि वो डेट भी पूछ लेता है। इस बार तो उम्मीद नहीं है, इस बार तो लगता है थोड़ा वो क्वेश्चन का वो स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने पिछले बार डेट भी पूछा है कि बताइए ये इंफॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब लाया गया, डेट। तो इस तरह के सवाल भी वो पूछते रहे हैं, इसलिए थोड़ा डेट पे भी ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2000
2016 को लॉन्च किया गया था। इसी कारण से 13 जनवरी 2021 को इसके 5 साल पूरे हो गए, जिस कारण से आर्टिकल आया था। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत। जो पुराने स्कीम्स थे एग्रीकल्चर के इंश्योरेंस के, उन सबको एक साथ मर्ज कर दिया गया। तो इसमें कैसा है कि खरीफ फसल के लिए फार्मर्स को बस 2% देना होगा प्रीमियम अमाउंट, जो भी उनका सम इंश्योर्ड है। यहाँ पे एसआई का मतलब है सम इंश्योर्ड, मतलब मान लीजिए कि 1 लाख का फसल है तो खाली 2,000 रुपये उनको प्रीमियम देना होगा। राबी के लिए 1.5% और हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5%, अकॉर्डिंग टू प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो बातें जो ध्यान में रखनी है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च्ड ऑन 13 जनवरी 2016 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। कितना प्रीमियम देना है? खरीफ के लिए 2%, राबी के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चर के लिए 5%। इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके पहले के जो भी इंश्योरेंस स्कीम्स थे उसमें खाली प्री हार्वेस्ट लॉसेस कवर किए गए थे। मतलब पहले बारिश हो गई, फसल है और उस टाइम में बारिश हो गई तो उसको कवर किया गया था, कि इस बार पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कवर किया गया है। मतलब कटाई कर ली गई, हार्वेस्ट कर लिया गया, उसके बाद अगर फसल बर्बाद हो जाता है किसी कारण से, चूहे खा गए या बारिश में भीग गया, तो उसको भी कवर किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 32, फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। तो देखिए आप ये न्यूज इससे रिलेटेड है कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे फॉरेस्ट फायर्स लगे थे इस साल जनवरी में। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर उत्तराखंड में तो हिली एरिया में है, हिली एरिया में तो वैसे भी टेम्परेचर कम रहता है हाई एल्टीट्यूड पे, फिर क्यों फॉरेस्ट फायर? तो उसके पीछे कारण है कि देखो, हाई एल्टीट्यूड वाले एरिया में एक तरह कॉनिफेरस ट्रीज होते हैं, कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन, और जो पाइन होता है इसका नीडल जैसा लीफ होता है, और ये नीडल जैसा लीफ के अंदर एक तरह का स्पेशल तरह का ऑयल मिलता है, टर्पेंटाइल ऑयल। और जो टर्पेंटाइल ऑयल है ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेबल होता है, आराम से आग पकड़ लेता है। और इसी कारण से इस टर्पेंटाइल ऑयल ये जब नीचे ज़मीन पे गिरते हैं और फिर कोई टूरिस्ट जाता है, मान लो उसने सिगरेट वगैरह जला के फेंक दिया, तो आराम से फिर ये जो पाइन ट्री के लीव्स हैं ये आग पकड़ लेते हैं और फिर आग फैल जाती है, लीड्स टू फॉरेस्ट फायर। तो कौन सी बातें ध्यान में रखनी है फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू? फॉरेस्ट फायर इन हाई एल्टीट्यूड क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे कनीफेरस ट्रीज होते हैं जैसे कि पाइन के लीव्स में होता है टर्पेंटाइल ऑयल जो इन्फ्लेमेबल होता है। टर्पेंटाइल ऑयल का और भी सारा इस्तेमाल है, जैसे पेंट में इस्तेमाल किया जाता है या हर्बल मेडिसिन्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 33, 14 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट दिन है कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अलग अलग जगहों पे ये देखिए, वैसे तो पूरे इंडिया भर में इसको हार्वेस्ट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है 14 जनवरी का जो टाइम होता है। अब असम के अंदर तो इसको माघ बिहू कहते हैं, ये तो मुझे आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, ये तो कभी नहीं भूलोगे, राइट। लेकिन बाकी जो अलग अलग जगहों पे इसको किस नाम से बुलाया जाता है वो भी एक ज़रा ध्यान से देख लो। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उस टाइम में तमिलनाडु के अंदर जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको कहते हैं पोंगल, ध्यान रखना। गुजरात और राजस्थान में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको कहते हैं उत्तरायण, और हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो फेस्टिवल मनाया जाता है उसको कहते हैं लोहरी या फिर माघी, और उत्तर प्रदेश में इसको कहा जाता है खिचड़ी, बिहार झारखंड में इसको कहा जाता है मकर संक्रांत। तो ये 4-5 नाम याद रखना, सबसे ऊपर नाम याद रखना पोंगल का और फिर उत्तरायण का। ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 34, जलीकट्टू, नाम जरूर सुन रखा होगा आपने। पोंगल का जब टाइम होता है तो तमिलनाडु में ये फेस्टिवल होता है, बुल टेमिंग फेस्टिवल। इससे बुल से लोग लड़ते हैं, उसको टेम करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी पुराना फेस्टिवल है, माना जाता है कि लगभग 2500 साल पुराना है। संगम लिटरेचर में भी इसका जिक्र है, इसी कारण से इसको वो लोग कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसी तरह के और भी कुछ स्पोर्टिंग इवेंट्स अलग अलग स्टेट्स में, जैसे कंबाला, इट्स अ बुल रेस इन कर्नाटका, धीरियो अ बुल फाइट इन गोवा एंड बुफालो फाइट इन असम। इस तरह के फाइट्स हैं। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड फ्रॉम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू, जलीकट्टू बुल टेमिंग इवेंट पोंगल सेलिब्रेशन में होता है तमिलनाडु में, संगम लिटरेचर में इसका जिक्र है, 2500 साल लगभग पुराना है। सिमिलर इवेंट कंबाला बुल रेस इन कर्नाटका, धीरियो बुल फाइट इन गोवा। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आंसर फर्स्ट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 35, भीम बेटका केव पेंटिंग। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में
ये मिला है इन मध्य प्रदेश, डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर वी.एस. वाकांकर इन अर्ली 1950s। ये लगभग 10,000 साल पुराना है, यानी कि अपर पैलियोलिथिक फेज का है। इस भीमबेटका पेंटिंग में आप देख सकते हैं कि कहीं पे हंटिंग हो रही है, कहीं पे लोग डांस कर रहे हैं, कहीं पे म्यूजिक है, हॉर्स राइडिंग है इन दिस भीमबेटका पेंटिंग। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है 2003 में। पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड, भीमबेटका पेंटिंग रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में मिला है, डिस्कवर्ड बाय वी.एस. वाकांकर इन 1950s, 10,000 साल पुराना है। थीम क्या है? ग्रुप हंटिंग, ग्रुप डांसिंग, म्यूजिक, हॉर्स राइडिंग, फाइटिंग, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला 2003 में। इस सवाल को अटेम्प्ट कीजिए पहले एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 36, डिफरेंट ग्रुपिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो G7 ग्रुपिंग में है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूएस, यूके एंड जापान। G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन बाद में रसिया को इससे निकाल दिया गया 2014 में। उसके बाद से ये G7 हो गया। तो आपको पता ही होगा क्रीमिया क्राइसिस के कारण इसको निकाला गया था, लेकिन इतना डिटेल में अभी पीटी के लिए जाने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर G7 में रसिया को मिला दिया जाए तो इट बिकम्स G8। अगर G20 की बात की जाए तो G8 के अलावा ये तमाम कंट्रीज़ को जोड़ दिया जाए तो ये होते हैं G20। G20 में इतना याद रखना कि हमारा देश इंडिया भी है। बाकी सबको एक बार देख लेना, जैसे सऊदी अरबिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो वेस्ट एशिया से सऊदी अरबिया और टर्की हैं, तो सऊदी अरबिया एक इंपॉर्टेंट देश हो जाता है। इंडिया तो जरूर याद रखना, इंडिया इज इन G20। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 37, स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसको लॉन्च किया गया था 16 जनवरी 2016 को। रन बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, विच कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नाम से जैसा आपको समझ आ रहा है, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने का पर्पस था स्टार्टअप इंडिया स्कीम में। स्टार्टअप्स का डेफिनेशन क्या दिया गया? जो कंपनियां 5 साल से छोटी हैं, 5 साल से कम उम्र की हैं और जिनका टर्नओवर 25 करोड़ रुपए से कम है। क्या होंगे बेनिफिट्स स्टार्टअप इंडिया स्कीम में? स्टार्टअप्स के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन। तो तमाम जो लॉज हैं, ज़्यादातर लॉज में उनको सेल्फ सर्टिफाई करना है, जैसे इन्वायरमेंट लॉज या लेबर लॉज, रादर देन गोइंग टू द डिफरेंट ऑफिसेज फॉर सर्टिफिकेशन। और ज़्यादातर ये सर्टिफिकेशन ऑनलाइन तरीके से होंगे। उसके अलावा स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए स्पेशल फंड बनाया गया है, कॉर्पस फंड ऑफ ₹10,000 करोड़, जिससे स्टार्टअप्स को मदद किया जाएगा। और स्टार्टअप्स को तमाम तरह के टैक्स से एग्जेम्प्ट किया गया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन टैक्स थोड़ा सा अलग से समझ लीजिए। अगर आपकी कंपनी है और वो कंपनी की एकाएक से वैल्यू बढ़ जाती है किसी भी कारण से, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपके अच्छे मेहनत के कारण वो बिजनेस अच्छा चल पड़ा, तो भले उस बिजनेस का आपको बहुत अभी तक आपने पैसा न कमाया हो, लेकिन मार्केट में उसको खरीदने वाले लोग अगर बहुत हो गए हो, जो उसकी वैल्यू लगा रहे हो, आपने हार्डली लगाया था 1 करोड़ रुपए, लेकिन मार्केट में अब लोग कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू तो 10 करोड़ रुपए की बराबर है कम से कम, इतनी अच्छी कंपनी चल रही है। तो वो जो 1 करोड़ का आपने पैसा लगाया लेकिन मार्केट वैल्यू हो गया 10 करोड़, तो ये जो 9 करोड़ एक्स्ट्रा रुपए हुए इसको कहा जाता है कैपिटल गेन। और नॉर्मली कंपनियों को उस कैपिटल गेन पे कैपिटल गेन टैक्स देना होता है, लेकिन स्टार्टअप्स को कैपिटल गेन टैक्स से एग्जेम्पशन दिया हुआ है, क्योंकि जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसकी कंपनी का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि हर बार वो टैक्स देता रहे। तो इस तरीके से कैपिटल गेन टैक्स एग्जेम्पशंस दिए गए हैं स्टार्टअप्स को अंडर स्टार्टअप इंडिया स्कीम। कौन सी बात ध्यान में रखनी है? लॉन्च्ड ऑन 16 जनवरी 2016। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कौन से तारीख को था? 13 जनवरी। कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? DPIIT अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। स्टार्टअप कौन है? जिसकी एज 5 साल से कम है और टर्नओवर 25 करोड़ से कम है। क्या बेनिफिट्स हैं? सेल्फ सर्टिफिकेशन, कॉर्पस फंड बनाया गया इनको सपोर्ट करने के लिए 10,000 करोड़ का, और कैपिटल गेन टैक्स से इनको एग्जेम्पशन दिया गया है। इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 38, 3 स्टार टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इट इज़ अबाउट शिल्पी दिवस। हर साल 17 जनवरी को असम में मनाया जाता है इन ऑनर ऑफ पोइट ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी। इट इज़ हिज डेथ एनिवर्सरी। ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी को तो आप जानते ही हैं, ग्रेट फिल्म मेकर फ्रॉम असम, पोइटिस्ट, ड्रामेटिस्ट, इज ऑल्सो नोन एज रूप कुंवर। तो इनके ही मेमोरी में शिल्पी दिवस को एक अवार्ड दिया जाता है, शिल्पी बोता। और इस साल 2021 में 72वां शिल्पी दिवस ऑब्जर्व किया जा रहा था, जिसपे शिल्पी बोता अवार्ड दिया गया 2 लोगों को, इंद्रेश्वर पेगू को और सिंगर नमिता भट्टाचार्य को। इस शिल्पी बोता अवार्ड में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं।
क्या बातें ध्यान में रखनी है? शिल्पी दिवस ज्योति प्रसाद अग्रवाला जी के याद में, जिनको रूप कंवर नाम से भी बुलाया जाता है, उनकी डेथ एनिवर्सरी है 17 जनवरी 2021 में 72वां शिल्पी दिवस मनाया गया। शिल्पी बोथा अवार्ड 2021 शिल्पी दिवस को दिया जाता है। किनको दिया गया है? इंद्रेश्वर पेगू को और सिंगर नमिता भट्टाचार्य को। कितना कैश प्राइज है? 2 लाख रुपए का। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 39 फ्लिंट वाटर क्राइसिस। तो फ्लिंट वाटर क्राइसिस को बाद में देखेंगे, पहले देखिए यहाँ पे हैं 5 ग्रेट लेक्स यूएस और कनाडा के बीच में। ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इनका नाम भी याद कीजिए। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरोन, लेक ईरी, लेक ओंटारियो। SMHEO, जोर से बोल के रट लो, SMHEO। तो वेस्ट से ईस्ट जाना है, SMHEO, लेक सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी एंड ओंटारियो। ये जो 5 ग्रेट लेक सिस्टम हैं, दे आर वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर सिस्टम। और उसके अलावा लेक सुपीरियर इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एज फार एज सरफेस एरिया इज कंसर्न्ड। 2014 में ये फ्लिंट वाटर क्राइसिस जल्दी से समझो। यहाँ पे एक छोटा सा सिटी है फ्लिंट, और ये फ्लिंट पहले पानी लेता था लेक ह्यूरोन से, बाद में इन्होंने फ्लिंट रिवर से पानी लेना शुरू कर दिया। और ये फ्लिंट रिवर का पानी कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड था, जिस कारण से फ्लिंट शहर में रहने वाले लोगों को एक स्पेशल तरह की बीमारी होनी शुरू हो गई, जिसका नाम है लेगियोनेरिस डिजीज। ये लेगियोनेरिस डिजीज एक तरह का न्यूमोनिया है, कॉज्ड बाय लेगियोनेला बैक्टीरिया। कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो ग्रेट लेक्स, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या याद रखना है? SMHEO लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक सिस्टम है। लेक सुपीरियर इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया। अगर फ्लिंट वाटर क्राइसिस की बात की जाए तो लेगियोनायर डिजीज क्यों होता है? एक तरह का निमोनिया है, कॉज्ड बाय लेगियोनेला बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, आंसर सबमिट कीजिए एंड देन मूव फॉरवर्ड। टॉपिक नंबर 40 इज अबाउट उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब। इनकी हाल फिलहाल में डेथ हुई थी, और ही इज़ अ वेरी रिनाउंड सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, और ही बिलोंग्स टू रामपुर सासवान घराना। तो रामपुर सासवान घराना याद रखना। देखिए इतना तो आपको पता होगा ना कि इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में 2 ट्रेडिशन होते हैं, 2 ग्रुपिंग है बस। एक तो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और दूसरा है कर्नाटिक। जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है उसमें कई सारे डेविएशंस अलाउड हैं, जबकि कर्नाटिक काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो चूँकि हिंदुस्तानी में कई सारे डेविएशंस अलाउड हैं, इसीलिए टोटल 10 घराने हैं हिंदुस्तानी क्लासिक म्यूजिक के अंदर। 10 घराने, जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग नाम है यहाँ पे, ग्वालियर घराना, आगरा घराना, भिंडी बाजार घराना। तो उसी तरह का एक घराना है रामपुर सासवान घराना। मतलब एक तरह का म्यूजिक ट्रेडिशन है, कल्चर है, जिसको उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब जो ग्रेट म्यूजिशियन रहे हैं, वो जिस घराने को बिलोंग करते हैं। इनको पद्म विभूषण अवार्ड मिल चुका है 2018 में, और संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिल चुका है 2003 में गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब को। बातें जो ध्यान में रखनी है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिशियन है, घराना कौन सा है? रामपुर सासवान घराना। अवार्ड्स पद्म विभूषण 2018 में, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2003 में। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़िए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर टॉपिक नंबर 41 to 60 करेंगे। ओके देन, बाय, थैंक यू एवरीवन।